तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि उनका फाइनल क्वेस्ट ग्रीन टीम और रेड टीम भी शुरू हो जाता है, जिसमें रेड टीम वाला ग्रीन टीम वाले के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि अकीरा रिन से मिलता है और उससे कुछ डील करता है। रिन इसके लिए मान जाती है और कहती है ठीक है, मुझे तुम्हारा टर्म्स एंड कंडीशन मंजूर है, लेकिन फिर भी अकीरा उससे थोड़ा सा डर रहा होता है। इसलिए रिन कहती है अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो मैं तुम्हें कब के मार चुकी होती। अकीरा कहता है मैं तुम्हें कोई ओपनिंग नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी नहीं पता कि तुम्हारा एबिलिटी काम कैसे करता है। रिन कहती है मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जगह ही खड़ी हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि तुम्हारा एबिलिटी काम कैसे करता है, और मुझे जितना भी रिसोर्सेस मिल रहा है मैं उन सबको यूज कर रही हूँ जिससे मैं सर्वाइव कर सकूँ। एंड यू आर डूइंग द सेम थिंग, तुम भी ग्रीन टीम का यूज कर रहे हो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, और इसके साथ साथ तुम मुझे भी यूज कर रहे हो। और उससे आगे पूछती है कि उस लड़की का क्या हुआ, यूरी, जो तुम्हारे साथ हमेशा रहती थी। अकीरा कहता है कि ये तुम्हारी मतलब की चीज़ नहीं है। रिन कहती है यूरी अभी तुम्हारे पास नहीं है, तो उसके जगह तुम मुझे यूज कर सकते हो, वैसे भी मैं तुम्हें उससे अच्छे तरह से कंफर्ट कर पाऊंगी। ये सुनकर अकीरा बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है और उससे दूर हटकर कहता है मैं यहाँ बस तुमसे एक डील करने आया था जो मैंने कर लिया। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, और तभी रिन किसी को कॉल करके कहती है मुझे अकीरा मिल गया जिसे तुम ढूंढ रहे थे। इसके बाद अगले सीन में कुमागिरी को दिखाते हैं जो कि पेड़ के पीछे छुपा होता है, और तभी वहाँ पर एक रेड टीम का मेंबर आ रहा होता है, और जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है कुमागिरी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो वहाँ से जैसे गायब सा हो जाता है, जिसे देखकर कुमागिरी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, और तभी वो नोटिस करता है कि वो उसके पीछे है, और तब वो सोचता है कि शायद वो उसका एबिलिटी होगा। तभी रेड टीम का मेंबर यूकी कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा टीम का बाकी के मेंबर्स मुझे कहाँ मिलेंगे। तुमसे मिलने से पहले मैं तुम्हारे टीम के दूसरे ग्रुप से मिला था, मैंने उन सबको बहुत मारा पीटा, यहाँ तक कि उन सभी को मौत के घाट भी उतार दिया, लेकिन उनमें से किसी ने भी दूसरे के बारे में नहीं बताया कि दूसरा ग्रुप मुझे कहाँ मिलेगा। ये सुनकर कुमागिरी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि इसने उसके टीममेट्स को मार दिया, इसलिए वो यूकी का गला दबा देता है, जिससे यूकी को सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए यूकी अपना एबिलिटी का यूज कुमागिरी का हथकड़ी पर करता है, जिससे कुमागिरी का हथकड़ी श्रिंक होने लगता है, जिससे कुमागिरी को बहुत दर्द होने लगता है, इसलिए वो उसका गला छोड़ देता है। और अब यहाँ पर पता चलता है कि यूकी का एबिलिटी है कि वो किसी भी चीज़ को श्रिंक कर सकता है, और अपना एबिलिटी कुमागिरी को बताने के बाद वो बोलता है कि बकबक करने की मेरी बहुत ही बुरी आदत है, जिससे मैं लोगों को बहुत कुछ बता देता हूँ, लेकिन मुझे तुमसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो वैसे ही मरने वाले हो। और यहाँ पर यूकी एक धागे से कुमागिरी के हाथ को बांध देता है। कुमागिरी को पता ही नहीं चलता है कि वो उसके हाथ को कब धागे से बांध दिया था, और जब वो नोटिस करता है कि उसने उसका हाथ को धागे से बांध दिया है, तभी यूकी अपने एबिलिटी को यूज करके धागे को श्रिंक कर देता है, जिससे कुमागिरी का हाथ कट कर उसके शरीर से अलग हो जाता है। और तब यूकी उसे बताता है कि जब तुम्हारा कोई टीममेट खतरे में था तब दूसरे लोग उसकी मदद करने जा रहे थे, और उसी का तो इंतजार हम कर रहे थे। कुमागिरी कहता है कि जब लोग ऐसे बात करने लगते हैं कि जैसे कि मैच खत्म हो गया है, मुझे उस एक चीज़ से बहुत ही ज़्यादा नफरत है। यूकी कहता है लेकिन ये तो खत्म हो चुका है। कुमागिरी कहता है कि मैं इससे अग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि तुम उन्हें नहीं जानते हो। अगले सीन में आसुका को दिखाते हैं जहाँ पर ओगामी कुरो को कॉल करके कह रहा होता है कि ग्रीन टीम अभी तक आसुका का हेल्प करने क्यों नहीं आए, कहीं तुमने उसे कुछ कर तो नहीं दिया ना। कुरो कहते हैं कि हाँ, मैंने उन सभी को रास्ते से हटा दिया है। ये बात ओगामी को पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो चाहता था कि ग्रीन टीम उसकी मदद करने आए, और उनमें से एक स्पेशल पर्सन से ओगामी फाइट करना चाहता था, लेकिन कुरो उन सभी को रास्ते में ही खत्म कर देता है। इसलिए ओगामी को अब आसुका की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए वो उसे खत्म करने वाला होता है। तभी आसुका उससे कहती है कि मैं तुमसे नर्क में मिलती हूँ। ओगामी कहता है ठीक है, लेकिन पहले तुम जाओगी। ये बोलकर वो उसे मारने वाला होता है, और आसुका सबको आखिरी बार याद कर रही होती है, लेकिन इससे पहले कि ओगामी उसे मारता कि तभी यूकी आकर उसे एक किक मारकर आसुका को बचा लेती है, और यूरी को वहाँ देखकर ओगामी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वही स्पेशल पर्सन होती है जिससे ओगामी फाइट करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ कुमागिरी यूकी से कहता है कि तुम उन दोनों को नहीं जानते हो, अभी तो उनके लिए ये फाइट बस स्टार्ट ही हुआ है। इसी के साथ फिर से यूरी को दिखाते हैं जो कि ओगामी से कहती है कि आसुका एक बहुत ही अच्छी माँ है, उसने अपने बेटे तारो के लिए बहुत ही कुछ किया है। ओगामी कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं आसुका को मारने के बाद उसके बेटे को भी वहाँ भेज दूंगा। ये सुनकर यूकी बहुत ही ज़्यादा भड़क जाती है, इसलिए वो उसे किक मारती है, लेकिन वो उसे बड़े ही आराम से ब्लॉक कर लेता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकती है, और उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर यूरी उसके ज़्यादा करीब होकर फाइट नहीं कर रही होती है, बल्कि जितना हो सके उतना दूर होकर फाइट कर रही होती है, जिससे ओगामी समझ जाता है कि वो जानबूझकर मेरे करीब नहीं आ रही है, क्योंकि उसे डर है। और यहाँ पर यूरी अपने प्लान के बारे में सोच रही होती है जो वो अकीरा के साथ बनाई होती है।
अकीरा बताया था कि अगर तुम दोनों के पास ही अपने फिजिकल पावर को क्विंटेपल करने का एबिलिटी है तो तुम उसे पावर से नहीं हरा पाओगी। उसे हराने के लिए तुम्हें स्पीड की जरूरत होगी और इसी का यूज यूरी यहाँ पर कर रही होती है। स्पीड में तो ओगामी पर अटैक कर ही रही होती है और साथ में अटैक करने के बाद वो उससे दूर भी भाग जा रही होती है और ओगामी को उसका ये अटैक एंड भागने वाला प्लान बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लग रहा होता है। इसलिए इस बार जब यूरी उस पर अटैक करने आती है तो वो यूरी को पकड़ लेता है और कहता है गेम ओवर। लेकिन यूरी इस सिचुएशन के बारे में भी पहले से प्रिपेयर थी और जैसे ही ओगामी उसे पकड़ता है यूरी उसे अपने घुटने से उसके चेहरे पर अटैक कर देती है, जिससे वो थोड़ा सा दूर चला जाता है और यूरी उससे कहती है कि तुमसे इससे भी ज़्यादा डिजर्व करते हो। और जैसे ही वो उठता है यूरी उस पर पंचेस की बरसात कर देती है, जिससे उसके मुंह से खून निकल जाता है और एक आखिरी हिट में वो दूर जाकर गिरता है। तभी यूरी कहती है कि लगता है कि अभी तक तो तुम सबक सीख ही लिए होगे। लेकिन ओगामी उठकर कहता है मुझे लगा नहीं था कि ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और आगे वो कहता है कि मुझे ये भी नहीं लगा था कि कुरो ये पहले ही समझ जाएगा, लेकिन मुझे अब सच में इसका जवाब चाहिए। और इसी के साथ यूरी और ओगामी दूसरे राउंड के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुरो जहाँ पर छुप कर बैठा होता है वहाँ से कह रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसका जवाब खुद ही ढूंढो और आगे कहता है कि अब टाइम आ गया है उन्हें सरप्राइज देने का। वहीं दूसरी तरफ शिरासागी कह रहा होता है कि कुरो को लग रहा होगा कि सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से चल रहा है, लेकिन वैसा नहीं हो रहा होता है क्योंकि उन्होंने उनके स्पाई को पहले ही पकड़ लिया होता है। लेकिन बहुत मार खाने के बाद भी वो अपना मुंह नहीं खोल रहा होता है, इसलिए रिंगो उसके पास जाकर कुछ बातें करती है जिससे वो अपना मुंह खोलने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन उससे पहले वो पानी पीने के लिए मांगता है। रिंगो जाकर शिरासागी को बताती है कि वो उसे कन्विंस करने में कामयाब हो गई है, बट अपना मुंह खोलने से पहले वो पानी मांग रहा है। वो लोग उसे पानी देने के लिए रेडी हो जाते हैं और जैसे ही रिंगो पानी लेकर जाती है वो पाती है कि किसी ने उसे पहले ही मार दिया है। और वहीं शिरासागी को पता चलता है कि उनके दुश्मन उनके कैंप की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जानकर उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है क्योंकि उन्होंने पहले ही उनके स्पाई को पकड़ लिया होता है, जिससे उनके कैंप के बारे में उनके दुश्मनों को जानकारी ही नहीं मिलेगा। और तभी रिंगो और शिरासागी दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ पर एक और स्पाई है और वहीं उनका दूसरा स्पाई और कोई नहीं बल्कि वही ओल्ड लेडी होती है जो उनके काफ़ी करीब होती है। वो उसे मारने के बाद कह रही होती है मुझे माफ़ कर देना, बट मेरे पास कोई और चॉइस बचा ही नहीं था। इसके बाद कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जिस समय अकीरा और यूरी एक साथ थे। तभी उन्हें पता चला होता है कि ओगामी और आसुका फाइट कर रहे हैं, इसीलिए यूरी उसकी मदद करने के लिए जाने के लिए कह रही होती है। अकीरा कहता है कि हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमें पहले रिन से मिलना चाहिए, हमारा अभी का टारगेट है कुरो जो कि पूरा रेड टीम को कंट्रोल कर रहा है। तभी यूरी पूछती है कि लेकिन आसुका के क्या होगा। अकीरा कहता है कि बाकी के लोग उससे बचाने जा चुके हैं और उन सबको पता है कि उन्हें क्या करना है। लेकिन इन सब से भी यूरी का मन नहीं मान रहा होता है और वो कह रही होती है कि अगर आसुका को कुछ हो गया तो फिर तारो का क्या होगा, इसलिए वो जाने लगती है। लेकिन अकीरा उससे रोकते हुए कहता है कि उसे हराने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यूरी भड़कते हुए कहते हैं कि तो तुम रिंगो के साथ काम क्यों नहीं करते हो, मुझे पता है कि उससे जो तुम बातें करते हो वो ज़्यादा सेंस करता होगा। अकीरा कहता है कि मैंने उसे एक दूसरा रोल दिया हुआ है, सो इसलिए तुम अभी मेरे साथ आओ, इसी तरह हम जीत सकते हैं। लेकिन यूरी कह रही होती है कि तुम मुझ पर विश्वास करने की बात करते हो, तुम्हें मेरी ज़रूरत है, लेकिन तुम तो सिर्फ मेरा यूज कर रहे थे। अगर तुम्हें मेरी परवाह होती तो तुम समझ पाते कि आखिर मुझे कैसा फील हो रहा है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है, जिससे अकीरा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वो किसी को कॉल करता है। अब प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकीरा सोच रहा होता है कि अगर हम दोनों यानी वो और यूरी किसी तरीके से अलग हो जाते हैं तो इसके लिए पहले से वो प्लान भी रेडी करके रखा होता है और भागते हुए सोच रहा होता है कि बाकी के लोग मुसीबत में फंस गए हैं, लेकिन उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे ये गेम जीतना है और नेक्स्ट लेवल पर पहुँचना है। लेकिन फिर उसे थोड़ा थोड़ा रियलाइज होने लगता है कि क्या सच में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तभी किरीसाकी उस पर अटैक कर देता है और कहता है कि मैं इसी टाइम का तो इंतजार कर रहा था। ये बोलकर वो उस पर अटैक कर देता है और अकीरा उससे बचते हुए सोच रहा होता है कि ये बिल्कुल गलत टाइम है। तभी अकीरा भी उस पर अटैक कर देता है, जिससे किरीसाकी बड़े ही आराम से बच जाता है क्योंकि अकीरा उस पर अटैक किया ही नहीं होता है, बल्कि वो उसके पीछे वाले पेड़ पर हमला किया होता है। और इससे पहले कि वो पेड़ किरीसाकी पर गिरता, किरीसाकी उसे काट देता है, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उनमें से कुछ टुकड़ों को वो चाकू में बदलकर वो अकीरा पर हमला कर देता है। तभी किरीसाकी नोटिस करता है कि एक बंदा पेड़ पर बैठा हुआ है और वो अकीरा पर हमला कर देता है। लेकिन तभी किरीसाकी अकीरा को सचेत कर देता है, जिससे अकीरा उससे बच जाता है। लेकिन इसके बाद भी वो अकीरा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अटैक करने से पहले अपना नाम बताते हुए कहता है कि मेरा नाम रिंडो है, इस नाम को याद रखना कि इसी ने तुम्हें मारा है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे मारता कि किरीसाकी उसी पर अटैक कर देता है। रिंडो उससे खुद को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है कि तुमने मुझे क्यों रोका, आखिर हम दोनों तो एक ही टीम में हैं। किरीसाकी कहता है वो मैं हूँ जो अकीरा को मारूंगा, तुम नहीं मारोगे।
रिंडो कहता है अगर ऐसी बात है तो अकीरा को मारने के बाद मैं तुम्हें मार दूंगा। किरीसाकी कहता है मैं भी बिल्कुल सेम ही सोच रहा था, और वो अकीरा से कहता है कि हम दोनों अपने फाइट को कुछ देर के लिए रोकते हैं। पहले हम दोनों मिलकर उसे ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम दोनों अपने फाइट को कंटिन्यू करेंगे। और इससे अकीरा खुश हो रहा होता है क्योंकि यही उसका प्लान भी होता है। पहले वो रिन को कहा होता है कि रिंडो को कॉल करके यहाँ बुलाने के लिए, और खुद अकीरा कॉल करके किरीसाकी को यहाँ बुलाया होता है अपने साथ डुएल करने के लिए। और उसे पता था कि अगर दोनों ही मुझे मारना चाहेंगे तो वो उन दोनों को अपने फ़ायदे के लिए यूज कर सकता है। और यही होता है उसका प्लान भी। जब यूरी अगर उससे अलग हो जाती है तो वो किरीसाकी को अपना एबिलिटी को यूज करने के लिए यूज कर सकता है। और रिंडो का एबिलिटी भी वही होता है जो किरीसाकी का होता है कि वो लोग किसी भी स्टिक को चाकू या तलवार में बदल सकते हैं, जिससे वो किसी भी चीज़ को काट सकते हैं। और तभी रिंडो उन पर अपने स्वॉर्ड से दूर से ही हमला कर देता है, जिससे तो वो लोग किसी तरीके से बच जाते हैं। लेकिन वो लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान भी होते हैं क्योंकि उन दोनों के पास एक ही एबिलिटी होता है। लेकिन फिर भी किरीसाकी को कभी भी वैसा अटैक के बारे में पता चला ही नहीं होता है। लेकिन रिंडो एक बार और उन पर अटैक कर देता है, जिससे सिचुएशन उन लोगों के हाथ से निकलने लगता है। इसलिए अकीरा एक अटैक करके धुआं करके वो दोनों रिंडो से छुप जाते हैं। और किरीसाकी चिल्लाते हुए कहता है कि हम दोनों के पास एक ही एबिलिटी है, लेकिन फिर भी वो कौन सा अटैक कर रहा है जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है। अकीरा उसके आवाज़ को नीचे रखने के लिए कहते हुए कहता है कि जब तुमने मुझ पर चाकू से हमला किया था तब उसने मेरे कैनन में छेद कर दिया था, लेकिन जब उसने दूर से अटैक किया तो वो कैनन में छेद नहीं कर पाया था, जिसका सीधा सा मतलब है वो हवा में इनविजिबल अटैक तो कर सकता है लेकिन किसी भी चीज़ को काट नहीं सकता है। किरीसाकी कहता है जो भी हो, लेकिन जब तक हम दोनों का एबिलिटी सेम ही है मुझे उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आगे वो अकीरा से कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करते हो तो 4 स्टेप में मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद रिंडो को दिखाते हैं जो सोच रहा होता है कि क्या वो दोनों भाग तो नहीं गए ना। नहीं, वो लोग नहीं भाग सकते हैं। तभी किरीसाकी पीछे से उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो खुद को उससे बचा लेता है। और इसके बाद वो दोनों फाइट करने लगते हैं। और किरीसाकी उससे कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे पास रहूँगा तुम उस अटैक को यूज ही नहीं कर पाओगे। और किरीसाकी सोच रहा होता है मैंने जितना सोचा था ये उससे भी स्ट्रॉन्ग निकला। लेकिन तभी रिंडो उसे जोर से मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है और उससे पूछता है कि अकीरा कहाँ गया। तभी अकीरा एक पेड़ पर अटैक करता है और उसके बाद वो रिंडो पर अटैक कर देता है, लेकिन रिंडो उससे खुद को बचा लेता है और अकीरा पर ही हमला कर देता है। रिंडो कहता है अगर वो डिस्ट्रैक्शन तुम्हारा 3rd मूव था तो इसका मतलब 4th मूव तुम लोगों का फाइनल मूव होगा। अकीरा कहता है कि 4 नहीं बल्कि 5 स्टेप है। और तभी किरीसाकी समझ जाता है कि अकीरा सबसे पहले जानबूझकर पेड़ पर अटैक किया था, जिससे उसके टुकड़े को किरीसाकी यूज कर पाए। और किरीसाकी करता भी ऐसा ही है, वो पेड़ के टुकड़ों को चाकू में बदलकर रिंडो पर अटैक कर देता है, जिससे वो वहीं पर ढेर हो जाता है। अकीरा कहता है कि हम एक अच्छा टीम बन सकते हैं। इसके बाद अगले सीन में रेंका को दिखाते हैं जो कि सभी ग्रीन टीम को मार चुकी होती है। तभी ग्रीन टीम की एक मेंबर भी अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है और वो बहुत मुश्किल से अपना कर्स डोल का गर्दन तोड़कर रेंका के बॉडी से टच करवा देती है, जिससे रेंका का गर्दन भी टूट जाता है और वो वहीं पर गिर जाती है। लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से उठ जाती है और अपने गर्दन को ठीक कर लेती है। और ग्रीन टीम का मेंबर जो उसका गर्दन तोड़ी होती है उससे उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मुझ पर हमला किया। इसलिए वो उसका टुकड़ा टुकड़ा करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर रिन आकर कहती है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ, जिससे रेंका रुक जाती है और उससे कहती है कि मुझे तुमसे किसी भी तरीके का कोई भी मदद नहीं चाहिए, और वैसे भी तुम कब से यहाँ पर थी और तुमने क्या देखा। रिन उनमें से किसी का भी जवाब नहीं देती है और कहती है कि तुम्हारा गर्दन, क्या तुम्हारा एबिलिटी इनविंसिबिलिटी है या फाइटर ड्रोन्स को कंट्रोल करने का तुम्हारा एबिलिटी है। रेंका उसका मुंह बंद करने के लिए कहकर बहुत ही गुस्से में कहती है जब मैं तुमसे फर्स्ट टाइम मिली थी उसी वक्त से मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए अब तुम्हारा मरने का टाइम आ चुका है। रिन कहती है लेकिन हम दोनों तो एक ही टीम में है ना। रेंका कहती है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं सबको बता दूंगी कि ग्रीन टीम वालों ने तुम्हें मार दिया। रिन कहती है कि क्या प्लान है, मैं भी यही सोच रही थी। ये बोलकर वो अपने हाथ में थूक लगाती है, जिससे उसका हाथ चाकू में बदल जाता है। और रेंका ये देखकर थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है क्योंकि वो ऐसा एबिलिटी पहले नहीं देखी होती है, लेकिन फिर भी उससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वो उस पर अटैक कर देती है। रिन उसे अपने घुटने से रोक लेती है और उसके घुटने से भी चाकू निकल जाती है और उसी पर अटैक कर देती है। इसके बाद रेंका उस पर अपने ड्रोन से हमला करवाने लगती है, जिससे रिन खुद को बचा रही होती है। लेकिन तभी रेंका अपने छोटे छोटे टैंक से उस पर हमला करवाने लगती है और अब ड्रोन और टैंक दोनों हमला करने लगते हैं, जिससे रिन को बहुत ही ज़्यादा चोट लग जाती है, जिससे उसके शरीर से बहुत सारा खून निकलने लगता है। और रिन कहती है इतना काफ़ी है तुम्हें हराने के लिए। ये बोलकर वो अपना ब्लड के कुछ बूंदे उसके तरफ फेंकती है, जो कि चाकू में बदल जाते हैं और उसके ड्रोन्स को ख़त्म कर देते हैं। ये देखकर रेंका थोड़ी सी हैरान होती कि तभी रिन उस पर अपना ब्लड का कुछ और बूंदे फेंक देती है, जो कि सभी बूंदे चाकू में बदल जाती हैं और सबसे रेंका को लग भी जाती है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाती है।
लेकिन फिर भी वो मरी नहीं होती है और इन सबसे रेंका बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। इसलिए वो एक बार फिर से उस पर अटैक करती है, लेकिन उसका चाकू पेड़ में फंस जाता है और तभी रीन उसके हाथों में अपना ब्लड लगा देती है और वो ब्लड एक हथकड़ी में बदल जाती है, जिससे रेंका पेड़ के साथ वहीं पर बांध दी जाती है। इसके बाद रीन एक तरफ जाने लगती है और उसे उस तरफ जाते हुए देख रेंका उस पर चिल्ला रही होती है उधर नहीं जाने के लिए, और वहाँ पर कुछ और टैंक होते हैं उस जगह को गार्ड करने के लिए। लेकिन रीन उन सभी को तोड़ते हुए वहाँ पहुँच जाती है और वहाँ पर एक लड़की होती है। रेंका चिल्ला रही होती है उधर मत जाओ, तभी रीन कहती है मुझे मिल गई। ये बोलकर वो अपने हाथ को चाकू में बदल कर उस पर हमला कर देती है। रीन उस लड़की पर हमला नहीं की होती है, बल्कि उस लड़की के पास एक बॉक्स होता है, उसमें एक लड़का होता है, उसी पर हमला करके रीन उसे मार देती है, जिससे रेंका भी मर जाती है। रेंका भी हेलीकॉप्टर और टैंक की तरह ही एक पपेट थी जिसे ये बंदा कंट्रोल कर रहा था। वो बंदा पूछता है कि आखिर तुम्हें पता कैसे चला। रीन बताती है कि रेंका के पास इनविंसिबल एबिलिटी नहीं था। एक डेथ गेम में मियो किसी को ऐसा एबिलिटी देगी ही नहीं, इसलिए मैं समझ गई थी कि कोई तो है जो इन सबको कंट्रोल कर रहा है और टैंक इस जगह को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए मुझे इस जगह पर शक हो गया था। और वहाँ पर मौजूद उस लड़की से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, कौन हो तुम। वो लड़की डरते हुए बताती है कि मेरा एबिलिटी है खिलौने में जान डालने का, इसलिए मुझे इन लोगों ने अपना स्लेव बनाकर रखा था। और उससे पूछती है कि तुम भी हमारी टीम में ही हो ना, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया। रीन बताती है कि ये अभी मुझे मारने वाला था, इसलिए अगर रेड टीम जीत भी जाता तो भी ये मुझे मार देता, इसलिए मैंने सबसे पहले इसे ही मार दिया। और आगे वो उसे बताती है कि मैंने ग्रीन टीम के साथ एक डील किया है कि अगर मैं किसी एक रेड टीम के जनरल को मार देती हूँ तो ग्रीन टीम वालों मियो को ये बता देंगे कि मैं ग्रीन टीम का हिस्सा थी और रेड टीम में स्पाई कर रही थी। इसलिए रेड टीम जीते या ग्रीन टीम जीते मेरा सर्वाइव करना तय है, और सिर्फ तुम ही हो जो मेरे प्लान के बारे में जानती हो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें छोड़ देना चाहिए। ये बोलकर वो उसे मार देती है और कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं सर्वाइव कर रही हूँ और रेड टीम जीते या ग्रीन टीम जीते मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आखिरी में रीन के एबिलिटी के बारे में पता चलता है कि उसका एबिलिटी होता है कि वो अपने बॉडी फ्लूइड से टॉर्चरस डिवाइसेस बना सकती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।